हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। ओके। सो हम लोग बहुत ही इजी टॉपिक पढ़ रहे हैं अभी, नहीं? सेंटर ऑफ मास बहुत ही आसान टॉपिक है। हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसको हम मोमेंटम बार बार बोलते हैं इससे भी, बट हमारे पास दो तरह मोमेंटम होता है, लीनियर एंड एंगुलर। तो अभी मोमेंटम जहाँ भी लिख रहे हैं मतलब आई टॉकिंग अबाउट लीनियर मोमेंटम। सो मैंने आपको बताया था, इफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स and net external force on system is zero, then linear momentum of system remains constant. इसमें हम लोग क्वेश्चन में किए थे और ये कहाँ से आया था? बिकॉज एफ नेट एक्सटर्नल इक्वल टू डी पी बाई डी टी। अब पूरे सिस्टम का अगर मोमेंटम कांस्टेंट है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा, राइट? इस पर हम लोग क्वेश्चन किए थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको दिया भी था ऐसा कि लेट्स एज्यूम a projectile is projected with velocity 50 meter per second at an angle 37 degree with horizontal. At maximum height of its path, its trajectory, it explodes into two parts. चलो मैं लिख लेता हूँ। A projectile is projected with velocity 50 meter per second at angle 37 degree with horizontal. At maximum height of its trajectory, it explodes into two parts having masses in ratio 2:1। दोनों पार्ट का मास का रेशियो क्या है? 2:1। If lighter part retraces its path, then find distance of point where heavier part hits the ground from point of projection. Find distance of point where heavier parts hit the ground from point of projection. ये निकालना है। क्वेश्चन क्या है, मैं इसको समझा दे रहा हूँ। पूरा स्टोरी लिखा हुआ है। हमने एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया, वो अपने ट्रेजेक्ट्री के मैक्सिमम हाइट पे दो पार्ट में डिवाइड होता है एंड मास ऑफ पार्ट्स आर इन रेशियो 2:1। लाइटर पार्ट retraces its path, then you have to find distance of point from point of projection where heavier part hits the ground. heavier part ground पे कहीं गिरेगा, उसका डिस्टेंस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से क्या होगा? ऑप्शन दो देता हूं। ऑप्शन ए 240 मीटर, ऑप्शन बी 480 मीटर, ऑप्शन सी 720 मीटर, ऑप्शन डी 360 मीटर, ऑप्शन ई नोटा। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से आपको निकालना है डिस्टेंस उस पॉइंट का जिस पॉइंट पे हेवियर पार्ट ग्राउंड को हिट करेगा। हो गया? ओके, अब मैं करता हूं। ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं और मैं आपको इसके पीछे का थोड़ी पूरा लॉजिक समझा चुका हूं।
मैंने क्या बोला कि जब ये फ्रैगमेंट्स में टूटेगा उस पे कोई एक्स्ट्रा फोर्स आया क्या टूटने के बाद, mg रहा, और जब बिना ब्रेक किए जाता है तब भी एक्स्ट्रा फोर्स mg लग रहा है। मतलब सेंटर ऑफ मास पे पहले भी mg लग रहा है, वो एक्सप्लोड नहीं किया, तो एक्सप्लोड करने के बाद भी सेंटर ऑफ मास पे mg लग रहा है। मींस सेंटर ऑफ मास के पाथ में कोई चेंज होने वाला नहीं है, बॉम्ब एक्सप्लोड करे या ना करे। सो अगर एक्सप्लोड नहीं करता तो सेंटर ऑफ मास यहां कहीं गिरता, एंड ये डिस्टेंस r है, इसका कोऑर्डिनेट होता r,0, राइट। सो यदि बॉम्ब एक्सप्लोड नहीं करता, प्रोजेक्टाइल एक्सप्लोड नहीं करता, तो सेंटर ऑफ मास यहां पे गिरता, ओके, बाद में यहीं पे गिरेगा, सेंटर ऑफ मास यहां पे गिरेगा। नाउ डिवाइड इन टू पार्ट, टोटल मास इज m, सो एक का मास है m/3 और एक का मास है 2m/3, टू पार्ट्स डिवाइड बाय 2:1 में, ओके। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लाइटर पार्ट रिट्रेस इट्स पाथ, रिट्रेस मींस क्या, फिर से बैक आ गया, मींस लाइटर पार्ट फिर से यहीं गिर गया। m/3 इसका मास, तो वो फिर से यहीं गिर गया। अब मानते हैं कि हेवियर पार्ट कहीं यहां पे गिरता है, लेट्स से, तो हमको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। मान लो डिस्टेंस x0 है, यहां से x डिस्टेंस है, यही तो x निकालना है। अब क्या आसान तो है, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, एक मास यहाँ पे 2m/3 है, टू फाइंड जस्ट x। सो अगर आपने लॉजिक समझ लिया, क्वेश्चन 1 लाइन का है, अदरवाइज तो क्वेश्चन करते रहोगे कि इसका वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगा, फिर कहाँ गिरेगा, परेशान हो जाओगे भाई, ज्यादा आसान। सो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या होता है, x(m) इक्वल टू m1 x1 plus m2 x2 by m1 plus m2. So m1 is m/3, x1 is 0, m2 is 2m/3, it's x. We have to find x divided by m/3 plus 2m/3. So it's a 2m/3 into x by m, it's a 2x/3. And x(m) is r, ये डिस्टेंस कितना है r, so x will be equal to 3r/2. So this distance is 3r/2. Now let's find r. R will be equal to ux into time of flight. Ux is 50 cos 37.4 and time of flight is 2 uy/g. So it's a 40 into 2 uy is 30, g is 10. So it's a 240 meter. So r निकल गया 240. So x is 3r/2. So it's a 240 into 1.5. It's a 360 meter. Answer is 360. अब कितना पार्ट्स कर दे यार, 2 पार्ट्स 3 पार्ट्स, कोई दिक्कत है, टाइम पास है। चलो एक और करवा देते हैं, एक और। अब उतना लैंग्वेज लिखें क्या, जरूरत नहीं यार, बहुत है, कितना लैंग्वेज लिखोगे। चलो सिंपल करते हैं। अब प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी 50 per second at an angle 37 degrees horizontal at maximum height of its trajectory. At maximum height of its trajectory, it explodes into 3 equal parts. It explodes into 3 equal parts. One part comes to rest. First part comes to rest. Complete form, बस वैल्यू पुटिंग है, comes to rest. Second part retraces path. Second part retraces path. Then find distance of point from point of projection where third part hits the ground. First part comes to rest, second part retraces path, third we have to find distance of point
फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन व्हेयर थर्ड पार्ट हिट्स द ग्राउंड। ये क्वेश्चन है, फटाफट कीजिए, मैं भी कर रहा हूं, फटाफट फटाफट। $360 मीटर, 600 मीटर, 720 मीटर, नोटा 360 एक्सक्यूज मी 600 मीटर, 720 मीटर एंड नोटा। हो गया? ओके, चलो मैं करता हूं। So according to question, first part reaches its path, means first part यहाँ आ गया, second part comes to rest, यहीं गिर गया, and third part कहाँ गिरेगा वो हमें निकालना है। मान लें यहाँ कहीं गिरा, और जैसा कि मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, एक्सप्लोड करे ना करे, सेंटर ऑफ मास के पाथ में कोई चेंज नहीं होने वाला है, तो सेंटर ऑफ मास अभी भी यहीं मिलेगा, राइट? कुछ दम नहीं है क्वेश्चन में, सिंपल वैल्यू पुटिंग है। सो ये मान लेते हैं मास m/3 एंड m। सो XUM इक्वल टू m/3 इंटू 0 प्लस m/3 इंटू r/2 प्लस m/3 इंटू x डिवाइड बाई टोटल मास 3m, राइट? सो इट विल बी m तो सारा कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा r/6 प्लस x/3 इंटू 1/3 इक्वल टू RCUM। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? सो वी कैन राइट r/6 प्लस x/3 इक्वल टू 3r। कोई कैलकुलेशन स्टेप तो नहीं कर रहे हैं? अब r कितना है बोलो? 240 मीटर निकाल चुके हैं सेम डाटा के लिए। सो 40 प्लस x/3 इक्वल टू 720। सो कुछ तो गलती क्यों लगता है? हाँ गलती क्या भाई, तो मुझे लगा अब टोटल मास तो m है यार, जब हमने m/3 टोटल मास क्या होगा m। ओके अब ये सही है। सो x/3 इक्वल टू, मेंडल क्वेश्चन में गलती कम होता है, यहाँ पे गलती ज्यादा होता है, 5r/6। सो x इक्वल टू 5r/6 इंटू 3, इट्स 5r/2। सो 5/2 इंटू 240, इट्स 600 मीटर, राइट? सो अब सही है, कोई दिक्कत बोलो? किसी कोई डाउट है क्या? नहीं? सो आंसर इज 600 मीटर, नीचे दिखने रहा है, बोल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस टाइप का बहुत कर लिए। सो हमने आपको करवा दिया, बॉम्ब ब्लास्ट करता है टॉप पे, मोमेंटम जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन, जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन हम लोग कंजर्व कर सकते हैं, बिकॉज ड्यूरिंग एक्सप्लोजन impulsive force involved, and in that case mg can be ignored, or we are considering momentum only just before and just after explosion। ऐसा नहीं कि हम थ्रो किए और मैक्सिमम हाइट तक पूरे पाथ में कंजर्व करते, नहीं, mg तो पिक्चर में है, राइट? और अब मैक्सिमम हाइट पे करें, किसी पॉइंट पे एक्सप्लोड करें, अगर आपको पी लिखना आता है आराम से आप पीएफ निकाल सकते हो, हर पार्ट का वेलोसिटी दिया हुआ, एक किसी का मिसिंग है वो भी निकाल सकते हैं। ये सब क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ठीक है? और देखो थ्योरी को थ्योरी में बता चुका हूं, हम डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम क्या मिलते हैं वो मैं करवाऊंगा कि आपको कंजर्वेशन मोमेंटम प्रैक्टिस हो जाए और फिर कुछ न्यू क्वेश्चन भी आप कर पाओ। तो इसमें हम लोग करते हैं ट्रॉली प्रॉब्लम आता है, ट्रॉली प्रॉब्लम क्या है? मान लेते हैं कि हमारे पास एक ट्रॉली है, इट इज केप्ट ऑन ए स्मूथ सरफेस, दिस ट्रॉली इज केप्ट ऑन स्मूथ सरफेस, ठीक है? और इस पे एक लड़का खड़ा है, ठीक है?
ठीक है, ट्रॉली के ऊपर लड़का खड़ा है और उसके हाथ में एक बॉल है। मान लो इस पे एक लड़का खड़ा है और इसके हाथ में एक बॉल है। मस्त फिगर, आप समझ लो, लड़का भी बहुत स्मार्ट है, बॉल भी बहुत अच्छा है। ये सरफेस स्मूथ है, ट्रॉली और ग्राउंड में कोई फ्रिक्शन नहीं है। चलो अब हम मानते हैं मास ऑफ ट्रॉली है कुछ, मास ऑफ ट्रॉली, मास ऑफ पर्सन मान लेते हैं, और मास ऑफ बॉल कुछ mb है। ये हमने दे दिया, मास ऑफ ट्रॉली, मास ऑफ पर्सन, मास ऑफ। अब पहले सब कुछ समझना। अब मानते हैं लड़का इस बॉल को थ्रो किया, ठीक है, लेट्स अज्यूम ट्रॉली पूरा सब कुछ चल रहा था v0 से, लड़का ट्रॉली के ऊपर खड़ा है और ट्रॉली v0 से चल रहा है, ओके। अब हम मानते हैं उस बॉल को थ्रो किया वेलोसिटी v से, उसने बॉल को इधर कुछ v से थ्रो किया, बॉल हैज बीन थ्रोन विथ वेलोसिटी v, विथ वेलोसिटी v, ओके। अब बताओ अगर लड़का बॉल को थ्रो किया, सो कैन वी कंजर्व मोमेंटम ऑफ बॉल प्लस पर्सन। अगर पर्सन बॉल को थ्रो कर रहा है, सो कैन वी कंजर्व मोमेंटम ऑफ बॉल प्लस पर्सन। सब कुछ पहले समझो, अगर मेरा सिस्टम है बॉल प्लस पर्सन, बोलो कैन वी कंजर्व मोमेंटम ऑफ बॉल प्लस पर्सन। सोचते हैं मोमेंटम कंजर्व करेगा, सिस्टम को एक्सटर्नल फोर्स नहीं चाहिए। सिर्फ पर्सन कंजर्व करेगा क्या? बिल्कुल नहीं। उसने जब बॉल को फेंका, मतलब बॉल पे इधर कोई फोर्स लगाया, इंपल्स दिया बॉल को, तो अकॉर्डिंग थर्ड लॉ बॉल पर्सन पे इंपल्स लगाया, तो पर्सन का मोमेंटम कंजर्व नहीं करेगा। जस्ट बिफोर थ्रो एंड जस्ट आफ्टर थ्रो नाइदर वी कंजर्व मोमेंटम ऑफ बॉल ओनली और पर्सन ओनली, नहीं कर सकते। क्यों? क्लियर है? पक्का? क्योंकि जब बॉल को हम थ्रो कर रहे हैं तो हमने बॉल को एक इंपल्स दिया, मोमेंटम दिया, फोर्स लगाया, तभी तो बॉल वेलोसिटी है। पर उसका वेलोसिटी कुछ था इसके साथ, हमने एक नया वेलोसिटी दिया है, मतलब हमने एक इंपल्स लगाया, और जब इंपल्स लगाया मतलब वी कांट कंजर्व मोमेंटम। ओके, इसको ऐसा थ्रो ऐसे ड्रॉप कर दिए, क्या बिल्कुल ड्रॉप कर दो तो कर सकते कंजर्व मोमेंटम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। बॉल प्लस पर्सन का, हाँ हमने इंपल्स नहीं लगाया तो बिल्कुल ड्रॉप करेंगे तो कंजर्व कर सकते हैं मोमेंटम, देखो कोई चेंज नहीं होगा। क्योंकि ड्रॉप किए तो जस्ट आफ्टर तो वेलोसिटी ऑफ बॉल वही रहेगा जो पहले था, मोमेंटम कंजर्व्ड है, कोई दिक्कत नहीं, कोई चेंज हुआ ही नहीं। थ्रो करने से, अगर ड्रॉप करने से पहले इसका वेलोसिटी v0, इसका भी v0, इसका भी v0, और हमने बॉल को ड्रॉप किया तो ड्रॉप करने के बाद बॉल वेलोसिटी v0, तो इसका v0 ही रह जाएगा। तो अगर हमने ड्रॉप किया, मोमेंटम कंजर्व है, सिस्टम में कोई चेंज ही नहीं हुआ, जस्ट बिफोर ड्रॉप एंड जस्ट आफ्टर ड्रॉप। लेकिन हमने थ्रो किया, हमने बॉल को इंपल्स दिया, और जब हमने इंपल्स दिया तो बॉल हम पे भी लगाएगा फोर्स, तो ना ही बॉल का मोमेंटम कंजर्व है, ना ही सिर्फ मेरा मोमेंटम कंजर्व है। अब बोलेगा मेरा सिस्टम बॉल प्लस पर्सन है, इसका मोमेंटम कंजर्व है क्या? सोचते हैं। बॉल पे हमने इंपल्स लगाया, बॉल हम पे लगाया, इंटरनल फोर्स हो गया, वो तो कैंसिल हो गया। सो अगर मेरा सिस्टम बॉल प्लस पर्सन है, इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, लगेगा। अगर क्वेश्चन में यह है कि लड़का ट्रॉली पे खड़ा है और बॉल थ्रो करने के बाद भी वो ट्रॉली पे खड़ा ही रहता है, लड़का पहले ट्रॉली पे खड़ा था, ट्रॉली के साथ चल रहा था, अगर वो बॉल थ्रो करने के बाद भी ट्रॉली के ऊपर ही खड़ा रह गया, वो मूव नहीं किया, तो उस केस में अब अगर लड़के का एफबीडी बनाओ, लड़का पे बॉल ने डायरेक्ट फोर्स लगाया, फोर्स बाय बॉल, तो ये इधर मूव करना चाहेगा। अगर ये मूव नहीं किया मतलब ट्रॉली इस पे एक फ्रिक्शन लगाया। सो अगर मेरा सिस्टम बॉल प्लस पर्सन है तो उस पे एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है, फ्रिक्शन बाय ट्रॉली। सो इन दिस केस वी नो देयर इज एक्सटर्नल फोर्स, सो वी कांट कंजर्व मोमेंटम ऑफ बॉल प्लस पर्सन। क्वेश्चन बनेगा आपको सब कुछ समझ से, क्यों कर रहे हैं, कौन सा सिस्टम नहीं, किसका कंजर्व करते हैं, किसका नहीं कर सकते हैं, ये सब आपको क्लियर होना चाहिए।
So we can't conserve momentum of ball plus person. Why? Because there will be friction due to trolley on the ball plus system. अगर ball plus person system, अगर ये friction force नहीं रहेगा तो लड़का स्लिप कर जाएगा पीछे. हमें जूम कर रहे हैं क्वेश्चन में, he remains standing. वो ट्रॉली के साथ भी साथ चल रहा है, ट्रॉली के रिलेटेड उसके रिस्पेक्ट वेलोसिटी उसका 0 है, मतलब बीच में फ्रिक्शन लगा होगा. ओके, नाउ कैन यू कंजर्व मोमेंटम ऑफ ट्रॉली ओनली? बिल्कुल नहीं. ट्रॉली ने अगर लगाया लड़के फ्रिक्शन इधर, मतलब लड़का लगाया फ्रिक्शन ट्रॉली पे इधर, तो ट्रॉली अगर बॉल को उसने थ्रो किया आगे की तरफ तो ट्रॉली पे लड़के लगाया फ्रिक्शन पीछे. राइट, सो इट कांट कंजर्व मोमेंटम ऑफ ट्रॉली ओनली. यहां पे एक एक्सटर्नल फोर्स आ गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. कैन यू कंजर्व मोमेंटम ऑफ बॉल ट्रॉली प्लस पर्सन? ट्रॉली प्लस पर्सन नहीं कर सकते हैं. अब फ्रिक्शन हो गया इंटरनल, बट जब उसने लड़के ने बॉल को फेंका तो बॉल ने डायरेक्ट इंपल्स लगाया. सो यहां पे एक्सटर्नल फोर्स आ गया. ये सिस्टम क्या है? ट्रॉली प्लस पर्सन. आपको मैं सब कुछ समझा रहा हूं कि कौन सा सिस्टम क्यों नहीं ले रहे हैं, क्यों नहीं ले रहे हैं. ट्रॉली प्लस पर्सन पे एक्सटर्नल फोर्स है, दैट इज फोर्स ड्यू टू बॉल, इंपल्सिव फोर्स ड्यू टू बॉल. सिर्फ ट्रॉली पे एक्सटर्नल फोर्स है, ये एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शन है ऑन ट्रॉली ओनली. On person only, this is external force by ball. On ball plus person, there is an external force by trolley, that is friction in this direction. So इस सब में external force है. So अगर हम सिस्टम लेंगे ball plus person, person plus trolley, ball trolley only, ball only, person only, in these cases we can't conserve momentum. Am I clear? Okay. सो अभी तक कुछ हमको क्लू नहीं मिला कैसे सॉल्व करें. अब मेरा सिस्टम है बॉल प्लस पर्सन प्लस ट्रॉली. अब मेरा सिस्टम है बॉल प्लस पर्सन प्लस ट्रॉली. ये हमारा सिस्टम क्या है? बॉल प्लस पर्सन प्लस ट्रॉली. अब बताओ इस केस में इस सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व है क्या? देखते हैं. अब इसके बॉल और पर्सन के बीच का फोर्स हो गया इंटरनल फोर्स, ट्रॉली और पर्सन में फ्रिक्शन हो गया इंटरनल, और यहां कोई फ्रिक्शन है नहीं. सो अब सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है जस्ट बिफोर थ्रो एंड जस्ट आफ्टर थ्रो. फिर एक बार थ्रो हो जाएगा तो बॉल पे एनर्जी लगना शुरू करेगा. लेकिन आई एम जस्ट कंसिडरिंग केस जस्ट बिफोर थ्रो एंड जस्ट आफ्टर थ्रो. इस ड्यूरेशन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है सिस्टम पे, और हॉरिजॉन्टल में तो बिल्कुल नहीं है. सो इस सिस्टम पर नेट फोर्स क्या है? 0. सो जस्ट बिफोर थ्रो अगर मोमेंटम मानते हैं पीआई, और एक्स में थ्रो करने के बाद भी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आ रहा है बॉल पे, वो वाई सिर्फ एमजी आ रहा है. जस्ट बिफोर थ्रो हमने लिया मोमेंटम को पीआई. जस्ट आफ्टर थ्रो मोमेंटम को लिया पीएफ. राइट, सिंस नेट एक्सटर्नल फोर्स इन दिस इंटरवल इज 0. क्यों? क्लियर है? कोई फोर्स है क्या यार? एक्स में तो बिल्कुल नहीं है. अगर हम एक्स की बात करें तो कुछ भी नहीं है. वाई में था, हमारे हाथ पे था, नॉर्मल एमजी बैलेंस था, थ्रो कर दिया तब भी वो. अब थ्रो करने के बाद बॉल पे एक एमजी एक्स्ट्रा आएगा, इसलिए तो बॉल नीचे आएगा, तो वाई मोमेंटम कंजर्व नहीं करेगा थ्रो करने के बाद. लेकिन थ्रो करने से पहले या थ्रो करने के बाद भी एक्स में कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं है इस पूरे सिस्टम पे. सो मोमेंटम विल कंजर्व इन डायरेक्शन एक्स. हम लोग उसी में इंटरेस्टेड है बिकॉज सिस्टम में एक्स्ट्रा फोर्स 0 है. ये पार्ट क्लियर है. सो वी कैन राइट पी आई इक्वल टू पी एफ. और अगर हम इसका सिर्फ एक्स कंपोनेंट की बात करें, सो एक्स इसका एक्स कंपोनेंट हम बात करते हैं. अब बताओ पी आई क्या है? पी आई का एक्स कंपोनेंट क्या है? अब मैं आपको जहां पी आई मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ एक्स कंपोनेंट की, बिना वेक्टर का मैं एक्स कंपोनेंट का ही बात कर रहा हूँ. एक्स में ही मूव कर रहा है, वाई में मूवमेंट तो है नहीं.
जेट बिफोर थ्रो, तो क्या होगा, पी आई क्या होगा, टोटल मास इंटू वेलोसिटी, सब साथ चल रहा है, एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर। ओके, अब पी एफ लिखेंगे, हम सिंपल मान लेते हैं कि लेट्स एज्यूम आफ्टर थ्रो इट्स वेलोसिटी बिकम्स v1 आफ्टर थ्रो। सो अगर इसका वेलोसिटी v1 हो जाएगा और हमें पता है कि ट्रॉली एंड पर्सन साथ चल रहा है, मोमेंटम अगर लिखेंगे तो ट्रॉली प्लस पर्सन का हो गया वेलोसिटी v1, सो दिस इधर ग्राउंड के स्पार्क मिल गया। और हम किस फ्रेम सबको सॉल्व कर रहे हैं, ग्राउंड से, क्यों आपको क्लियर है, इस फ्रेम पे बैठेंगे, ट्रॉली इधर एक्सीलरेट करेगा, इधर या उधर जिस डायरेक्शन में करे। सो उस केस में यहां पे सीधे फोर्स आ जाएगा, इसलिए हम किस फ्रेम से करेंगे, ग्राउंड फ्रेम। हम पहले बता चुके हैं जब भी क्वेश्चन किस फ्रेम से करना है, ग्राउंड फ्रेम से। सो ये तो v1 हमने मान लिया। अब वेलोसिटी ऑफ बॉल mb इंटू v। अब ये v क्या है ये आपको नहीं दिया, मैं मिटा रहा हूं ये चीज को, ये आप नोट कर लियोगे। अब v पे बात करते हैं। ये v दिया है, बॉल इज थ्रोन, वेलोसिटी v। अब वेलोसिटी v का तीन फॉर्मेट हो सकता है। एक होता है v velocity of ball with respect to ground, केस 1 ये हो सकता है। केस 2 vh velocity of ball with respect to trolley। सब कुछ समझो, आगे तो वैल्यू पुटिंग वगैरह समझ गए तो आपको क्या आ सकता है, वेलोसिटी ऑफ बॉल रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ बॉल रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। अब ट्रॉली का दो वेलोसिटी है, एक फेंकने के पहले, एक फेंकने के बाद। जिस समय बॉल को नहीं फेंके थे वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली v0 था, और जस्ट आफ्टर थ्रो वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली बिकम्स v1। तो भाई किस ट्रॉली का कौन सा वेलोसिटी लें, थ्रो करने से पहले वाला या बाद वाला? चलो दोनों लेते हैं। पहले वेलोसिटी ऑफ बॉल रिस्पेक्ट टू ट्रॉली जस्ट बिफोर थ्रो, एंड केस 3 which velocity of ball with respect to trolley just after throw। So these three cases are possible। आपको जो क्वेश्चन में v दिया हुआ है कि बॉल हैज बीन थ्रोन विद वेलोसिटी v, अब ये v किसके रिस्पेक्ट में दिया है भाई, दिस v कैन रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दिस v कैन बी रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, और ट्रॉली का यहाँ पे दो वेलोसिटी है, थ्रो करने के पहले, थ्रो करने के बाद। सो केस 2 हमने लिया वेलोसिटी ऑफ बॉल रिस्पेक्ट टू ट्रॉली जस्ट बिफोर थ्रो, मतलब थ्रो करने का वेलोसिटी जो v0 है उसके रिस्पेक्ट में। और केस 3 लिया वेलोसिटी ऑफ बॉल रिस्पेक्ट टू ट्रॉली जस्ट आफ्टर थ्रो में, जो v1 हो गया। सो अभी हम केस 1 में लिखते हैं, जब केस 1 वाला केस दिया हुआ, अगर आपको v दिया है वेलोसिटी ऑफ बॉल रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, मोमेंटम इनिशियल तो कोई चेंज ही नहीं होगा। फाइनल मोमेंटम में ये भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ये भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, बस लिख दिए। अब ना पी आई इक्वल टू पी एफ करेंगे, v1 निकल जाएगा, यही तो हमको निकालना है, वन अननोन वन इक्वेशन। कोई दिक्कत? अब केस 2, केस 2 means when happening on velocity of ball is v with respect to trolley just before throw, मतलब v ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं दिया हुआ है और ट्रॉली के रिस्पेक्ट में दिया है, और ट्रॉली का कौन सा वेलोसिटी लेना है, जो वेलोसिटी थ्रो करने से पहले था। अब लिखते हैं पी आई इक्वल टू क्या होगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं है, मास ऑफ ट्रॉली प्लस मास ऑफ पर्सन प्लस मास ऑफ बॉल इंटू v0, इसमें कोई चेंज नहीं है, पी एफ। अब पीएफ में हमको ग्राउंड फ्रेम से लिखना है, तो हमको वेलोसिटी ऑफ बॉल ग्राउंड से चाहिए, और आपको दिया है किस फ्रेम से भी, ट्रॉली फ्रेम से। सो हमको निकालना वेलोसिटी ऑफ बॉल रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो हमें पता है, लेकिन हम लोग पढ़ चुके हैं, दिस इज इक्वल टू vbt प्लस vtg। वेलोसिटी ऑफ बॉल रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है वेलोसिटी ऑफ बॉल रिस्पेक्ट टू ट्रॉली प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, vbg इक्वल टू vbt प्लस vtg। ओके, vbt वेलोसिटी ऑफ बॉल रिस्पेक्ट टू ट्रॉली
ये आपको दिया हुआ क्वेश्चन में भी इसी डायरेक्शन में माने हैं। हम साइन का कोई दिक्कत, इसलिए हम दोनों सेम डायरेक्शन, इधर ट्रॉली था उधर हम बॉल का वेलोसिटी भी, मतलब हम जिधर जा रहा था ट्रॉली उधर वेलोसिटी फिर से मान लिया ट्रॉली का, मतलब इधर हम प्लस माने हुए हैं, हम सबको इधर मान रहे हैं अभी प्लस। ओके, अब वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कौन सा लेना है, v0 या v1? तो केस 2 में है जस्ट बिफोर थ्रो, मींस कौन सा लेंगे, v0। कोई दिक्कत? I am using simple concept of relative velocity. Since we are conserving momentum in ground frame, we are applying conservation of momentum from ground frame. So we need to write initial momentum and final momentum from ground frame. We have written initial momentum from ground frame, that is total mass into velocity in ground frame. Now we need to write final momentum in ground frame, so we need velocity of each body in ground frame. You have been given velocity of trolley and person after ground is v1, हमको v1 निकालना है, v1 माना हुआ है, तो ये तो हमको पता है. Now we need to find velocity of ball with respect to ground, because in question you have been given velocity of ball with respect to trolley. So to find velocity of ball with respect to ground, we can write vvt equal to vbg equal to vbt plus vtg. Now vbt is v, it's given. Now we have two values of vtg. One is just before throw, that is v0, and another is just after throw, that is v1. So we have to take v0 because question is given velocity of ball is v with respect to trolley just before throw. Just before throw velocity of trolley is v0, so I have taken v0. So vbg निकल गया. So now let's write pf. pf is mass of trolley plus mass of person. Its velocity is v1 plus mass of ball and its velocity is v plus v0. Right? Now use pi equal to pf. Use this and you can find v1. One unknown, one equation. Hopefully I'm clear. यहाँ तक किसी कोई डाउट है क्या? नहीं? Okay. और now case 3. नो चेंज पी आई, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, एम टी प्लस एम पी प्लस एम बी इंटू वी नॉट पी एफ. नाउ अगेन टू फाइंड पी एफ वी नीड टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉल स्पेक्ट टू ग्राउंड. सो अगेन वी बी जी इक्वल टू वी बी टी प्लस वी टी जी, वेक्टर इक्वेशन. सो वी बी टी वेलोसिटी ऑफ बॉल स्पेक्ट टू ट्रॉली आपको वी दिया हुआ है, उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव भी है. अगर इधर फेंकता था माइनस भी लेते, तो हम उधर पॉजिटिव मान लिया है. प्लस VTG, अब प्रोबेबिलिटी कौन सा लेंगे, आफ्टर थ्रो वाला, वो V1 है, बहुत घूम चुके हैं. सो नाउ PF इक्वल टू मास ऑफ ट्रॉली प्लस मास ऑफ पर्सन इनटू V1 प्लस मास ऑफ बॉल V प्लस V1. नाउ यूज PI इक्वल टू PF टू फाइंड V1. हमें V1 निकालना होता है, हो जाएगा सॉल्व. अब एक होता है कि आपको कुछ दिए ही नहीं भाई, सिंपली बोल दिए बॉल इज थ्रोन वेलोसिटी भी, कुछ नहीं, साइलेंट है. हमने सिर्फ ये बोल दिया कि कौन सा केस है, कुछ नहीं लिखा है, मींस केस 3 स्टैंडर्ड लैंग्वेज. यदि कुछ नहीं लिखा हुआ है मींस दिस इज केस 3. जैसे अगर बोलता है वेलोसिटी ऑफ गन केम आउट, सॉरी बुलेट केम आउट फ्रॉम गन वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड, मतलब वेलोसिटी ऑफ बुलेट रिस्पेक्ट टू गन आफ्टर फायरिंग है. अगर हमने बॉल को थ्रो किया वेलोसिटी v से सिर्फ ये लिखा हुआ है, मींस वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली आफ्टर थ्रो. यदि कुछ नहीं है मींस वो केस 3 है. क्लियर? कोई डाउट नहीं? सो अब क्वेश्चन करते हैं. सिंपल क्वेश्चन है. अगर आप वो सब कुछ थ्योरी समझ गए होगे तो अब तो सिर्फ वैल्यू पुटिंग है यार, कुछ दम ही नहीं है क्वेश्चन में. चलो मानते हैं ट्रॉली का मास है
20 kg, ठीक है। इसका मास है 55 kg और इसके हाथ में बॉल है, इसका मास है 5 kg, ठीक है। इनिशियली होल सिस्टम वाज मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। Initially whole system was moving velocity 10 meter per second. If person throws ball with velocity 20 meter per second with respect to ground, then find velocity of trolley after throwing of ball। और हम ये एज्यूम क्या हुआ कि पर्सन फेंकने के बाद भी खड़ा रहता है ट्रॉली पे, ठीक है। देन यू हैव टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली आफ्टर थ्रोइंग ऑफ बॉल। फटाफट कीजिए, फटाफट। टेन मीटर पर सेकेंड। (28 by 3 मीटर पर सेकेंड। 70 by 8 मीटर पर सेकेंड। नोटा कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन कुछ है ही नहीं। अगर थोड़ी समझ गया होगा तो जो था थ्योरी पार्ट में था कि क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या होगा वो समझना था। हो गया। यहां भी वेलोसिटी ऑफ बॉल किसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है? सिंपल ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दे दिया। अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दे दिया कोई लफड़ा ही नहीं है, मतलब केस 1 है। और अभी हम फिर से इधर पॉजिटिव मानते हैं, हम इधर पॉजिटिव मानते हैं, तो साइन का ध्यान रखना है। सो अगर हम इधर पॉजिटिव मानते हैं तो पी आई लिखो। पी आई क्या होगा? टोटल मास 80 इंटू 10 800। पी एफ लेट्स एज्यूम आफ्टर थ्रो it moves velocity v1, so pf equal to 20 plus 55 into v1 and mass of ball 5 and it's given back to ground only, so कुछ करना ही नहीं है, so it's 75 v1 plus 100। so now applying pi equal to pf, what we got? 800 equal to 75 v1 plus 100, so v1 equal to 700 by 75, so it's a 28 by 3। क्लियर? कोई डाउट है? नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन। आप जो हम फॉर्मूला क्वेश्चन पुट मत करो, आप सोच के इक्वेशन लिखो और सॉल्व करो। कॉपी से फॉर्मूला देख के वैल्यू मत पुट करना, सोच के सॉल्व करो। क्यों लिख पा रहे हैं, क्या डायरेक्शन ले रहे हैं, सब कुछ सोच के। लो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो लड़का ऐसे खड़ा है, फिर से इसका मास है 55 kg, इसका मास है ये 20 kg है और इसका मास है 55 kg। बॉल का मास है 5 kg। उसने बॉल को इधर थ्रो किया 10 मीटर पर सेकेंड। With respect to trolley, सिंपली ये लिखा हुआ है, मतलब क्या है? जस्ट आफ्टर थ्रो। क्या है? कौन सा केस है ये वाला? केस 3 वाला। अपना मैं आपको हिंट कर दिया। इनिशियली होल सिस्टम मूविंग वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड इन दिस डायरेक्शन। Initially whole system was moving velocity 10 meter per second in this direction, means a person standing on trolley, he had ball of mass 5 kg in his hand and whole system was moving velocity 10 meter per second in this direction. Now he throws ball velocity 10 meter per second stuck to trolley, then find
velocity of trolley just after throwing of ball। ये क्वेश्चन है, फटाफट कीजिए, फटाफट फटाफट। ऑप्शन ए 800 by 75 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 850 by 75 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 850 by 80 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी 750 by 80 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन ई नोट। You have to find velocity of trolley just after throwing of ball। फटाफट कीजिए, सब कुछ दिख रहा है ऑप्शन? यस दिख रहा है। हो गया? ओके मैं करता हूं। बोलो पीआई क्या होगा? हम फिर से इधर मानते हैं पॉजिटिव। सबसे पहले ये स्पेसिफाई करो, मतलब गलती होने का चांस है। हम इधर मानते हैं पॉजिटिव। सो व्हाट इज पीआई? सिस्टम मेरा है ट्रॉली प्लस बॉल प्लस पर्सन। सो मास है 20 प्लस 55 प्लस 5 इंटू 10। इधर है मतलब पॉजिटिव है 10, दैट इज इक्वल टू 25 प्लस 55 80 इंटू 10 800 इन दिस डायरेक्शन। प्लस है, अब पॉजिटिव मतलब इधर ही है। अरे कोई दिक्कत? जग जाओ, नींद से जगो। कोई दिक्कत है? नहीं। अब पीएफ लिखना है। पीएफ में हम फिर से मानते हैं, अरे चलना का उल्टा चलेगा, हम मानते हैं वेलोसिटी इसका v है, v1 हो गया। ओके, अब आपको वेलोसिटी ऑफ बॉल स्टक टू ग्राउंड चाहिए, और दिस इज vbt, मैं इसको फिर से समझा रहा हूं, प्लस vtg। सबको वेलोसिटी ऑफ बॉल स्टक टू ट्रॉली दिया हुआ है 10, ये प्लस 10 है माइनस 10? माइनस 10। वेक्टर है, आपको साइन के साथ डालना है, इधर है उधर हम पॉजिटिव मतलब माइनस 10। VTG कौन सा लेना है? थ्रो से पहले या थ्रो के बाद? थ्रो के बाद, बिकॉज कुछ नहीं दिया हुआ है कौन सा लेना है, मतलब थ्रो के बाद लेना है। सो प्लस V1 लेना है, तो कुछ बचा ही नहीं। सो लिखो PF। इधर V1 माने हुए मास 20 प्लस 55 75 V1 प्लस 5 वेलोसिटी आया V1 माइनस 10। हम सब कुछ इधर पॉजिटिव मान के लिख रहे हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ साइन आया हुआ है। सो दिस विल बी इक्वल टू 80 V1 माइनस 50। सो नाउ PI इक्वल टू PF। सो 800 इक्वल टू 80 V1 माइनस 50। सो V1 इक्वल टू 850 बाई 80। वेलोसिटी बढ़ेगा, देखो बढ़ रहा है। कारण है, क्यों बढ़ा? उसने बॉल को झटका दिया इधर, तो बॉल को पुश करेगा उधर, वेलोसिटी बढ़ेगा, बढ़ रहा है, बिल्कुल सही है। कोई दिक्कत नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन ऑलवेज क्रॉस चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, again I have a trolley, सेम ट्रॉली है, इसके ऊपर दो लड़का खड़ा है। सिक्सटी kg एंड 60 kg, और दोनों के हाथ में बॉल है, इसका मास 5 kg है। Whole system was moving velocity 10 मीटर पर सेकेंड in this direction। पूरा सिस्टम पहले इधर चल रहा था 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है? ओके, नाउ he throws ball with velocity, ball is thrown with velocity
10 meter per second with respect to trolley just before throw. And this ball is velocity, thrown velocity 10 meter per second से पे दिया हुआ है. He throws ball with velocity 10 meter per second. So simply you are person A throws ball with velocity 10 meter per second and person B throws ball with velocity 10 meter per second with respect to trolley just before throw. And if both balls have been thrown simultaneously, important है. If both balls have been thrown simultaneously, then find velocity of trolley after throwing of ball. Then find velocity of trolley after throwing of ball. Find velocity of trolley after throwing of balls. करो, मैं भी कर रहा हूँ. फटाफट करो, फटाफट जल्दी जल्दी. Option A 145 by 15 meter per second. Option B 145 by Option B 10 meter per second. Option B 10 meter per second. Option C. Option C. Meter per second. Option D. फटाफट. ऑप्शन ए 145 by 15 मीटर पर सेकेंड. ऑप्शन बी 10 मीटर पर सेकेंड. ऑप्शन सी 1350 by 145 मीटर पर सेकेंड. ऑप्शन डी 1550 by 145 मीटर पर सेकेंड. हो गया होगा. मैं भी आपके सामने किया हूँ बिना किसी कोई पेड़ उठाए. आपसे भी हो सकता है, राइट. सिर्फ प्रैक्टिस करना है. बहुत आसान है, बहुत आसान है. बार बार बोलता हूँ, बहुत टॉपिक आसान है. क्या कर रहे हैं, खड़े खड़े क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं. कोई पेड़ नहीं उठाना पड़ रहा है. एलएम में ऐसा नहीं होता था यार, वहाँ बहुत क्वेश्चन होता था. ओके, सो बॉल को आपने साइमल्टेनियसली थ्रो किया, ये इंपॉर्टेंट है, राइट. मतलब दोनों एक साथ फेंक दिया. तो हम मानते हैं कि ट्रॉली का वेलोसिटी हो गया v1. अभी मेरा सिस्टम क्या है, ट्रॉली प्लस पर्सन ए प्लस पर्सन बी प्लस बॉल सबको साथ लेंगे तभी क्वेश्चन ऑफ फोर्स इन्वॉल्व नहीं होगा. अगर सिर्फ इसको सिस्टम लेंगे और चूंकि उसी समय ये भी फेंक रहा है तो इसका फोर्स लग जाएगा. हमको सबको लेना पड़ेगा. अगर 1 by 1 फेंकता तो उस केस में क्या होता कि जिसमें ये फेंक रहा है इधर कोई फोर्स नहीं आया तो सिर्फ पहले इसको लेके, मतलब समान होता है कि कुछ कर ही नहीं रहा है, इसको फेंकवा के इस पहले ये थ्रो करता, पहले इसको करते फिर वो करेंगे. अगर साइमल्टेनियसली थ्रो कर रहा है मेन सिस्टम में, अगर हम पूरा लेते हैं क्वेश्चन ऑफ फोर्स नहीं है. अगर हम सिर्फ लेंगे ट्रॉली प्लस पर्सन बी प्लस बॉल ऑफ पर्सन बी तो उस केस में चूंकि जिस समय ये थ्रो किया उस समय ए भी थ्रो कर रहा है तो बॉल एक फोर्स लगाएगा, एक्स्ट्रा फोर्स 0 नहीं रहेगा पक्का. सो हमको सबको लेना पड़ेगा साथ में, ए प्लस बी प्लस ट्रॉली प्लस बोथ बॉल्स इफ इट हैज बीन थ्रोन साइमल्टेनियसली.
अगर 1 by 1 करता है, मानते हैं पहले बॉल पर्सन बी थ्रो करता है, अगर 1 by 1 करता है थ्रो एंड बी थ्रोज फर्स्ट, तो कुछ नहीं, एक तरह से दो क्वेश्चन होता। पहले बी थ्रो करता तो हम पहले बी के लिए सॉल्व करते, इधर एक तरह से कुछ नहीं है, बस एक समझो कि रुका हुआ है, कोई मतलब नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं हुआ, तो यहां उसको एक्स्ट्रा फोर्स आने का चांस ही नहीं है, मूर्ति की तरह बस खड़ा है, राइट। सो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर बी थ्रो किया पहले तो इसके लिए सॉल्व कर लो कि थ्रो बी के थ्रो करने बाद वेलोसिटी क्या आया, अब वो वेलोसिटी हो जाएगा इसके लिए इनिशियल कंडीशन, और फिर इसके लिए सॉल्व करो, फाइनल निकल जाएगा। मतलब एक तरह से 2 बार क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, पहले बी के लिए फिर करना पड़ेगा ए के लिए, राइट। बट यहां तो हमने आसान दिया, हमने बोला बॉल हैज बीन थ्रोन साइमल्टेनियसली, हमने ये बोला है, ठीक है। सो पी आई पहले लेते हैं। टोटल मास 60 + 60 120 + 20 140 + 10 150 × 10 दिस मच न्यूटन सेकंड इन दिस डायरेक्शन। अभी भी इसको क्वांटिटी मान रहे हैं। पीएफ, अब पीएफ में हमारे पास 2 बॉल है, तो अगर बॉल एक लिखते हैं, जो ए वाला बॉल है, वेलोसिटी ऑफ बॉल रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फॉर ए, देखो VBT, तो यहाँ पे VBT कौन सा लेंगे, आफ्टर थ्रो, बिकॉज कुछ नहीं मतलब किसके रिस्पेक्ट में दिया है, सॉरी वेलोसिटी ऑफ बॉल रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, अगर कुछ नहीं मतलब ट्रॉली का वेलोसिटी कौन सा लेंगे, थ्रो के बाद वाला, ओके नो प्रॉब्लम। VBT आपका है -10 और VTG क्या लेंगे, V1, अभी हम लोग किए थे, ओके। एंड वेलोसिटी ऑफ बॉल रिस्पेक्ट टू ग्राउंड B का क्या लेंगे, अगेन VBT वो डायरेक्ट दिया हुआ, वेलोसिटी ऑफ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली 10 दिया हुआ है, और ट्रॉली वेलोसिटी कौन सा लेना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है बॉल इज थ्रोन वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड रिस्पेक्ट टू ट्रॉली जस्ट बिफोर थ्रो, मींस आपको VTG थ्रो के पहले वाला लेना है एंड दैट इज 10। तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना है, मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं, होपफुली आप कंफ्यूज नहीं होगे। अगर आपको दिक्कत है, रिलेटिव में दिक्कत है, इस चैप्टर में दिक्कत नहीं है। वेलोसिटी ऑफ बॉल रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज VBT + VTG, VBT क्वेश्चन में दिया हुआ है, और VTG कौन लेना है, लैंग्वेज देख के लेना है। यहाँ पे 2 वैल्यू है VTG का, 10 और V1। अगर बोलेगा जस्ट बिफोर थ्रो तो 10 लेंगे, कुछ नहीं बोलेगा या जस्ट आफ्टर थ्रो बोलेगा तो VTG V1 लेंगे, यही तो है, और क्या है, मैं बेकार परेशान हो रहा हूँ, ये दिक्कत है। अगर आप होते हो सामने, फीडबैक मिलते रहता है, उस हिसाब से होता है। यहाँ पे हम सब प्रिज्यूम कर रहे हैं, आप समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, उसका चेहरा आता है, उसका चेहरा आता है, कौन क्या सोच रहा होगा, और हम बकते रहते हैं, राइट। सो अब पीएफ लिखते हैं, मोमेंटम ये सब तो साथ ही चल रहा है, 20 + 60 + 60 140, राइट, 140 × V1, ये दोनों आदमी और ट्रॉली साथ चल रहा है, तो 140 × V1। अब इस बॉल का अगर लिखेंगे तो इस बॉल का लिख रहे हैं, बी वाले का तो 5 × 20 और ए वाले का 5 × V1 - 10, so that is 145 V1 plus 100 - 50. So now we know Pi equal to Pf. So 1500 equal to 145 V1 plus 50. So 1450 equal to 145 V1. So V1 remains 10. कोई चेंज ही नहीं हुआ भाई, ये कोई चेंज ही नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, पक्का। सही है, ठीक से देखो और फटाफट छापो इसको, नोट कर लिए, ओके। इसमें होमवर्क दे देते हैं। होमवर्क क्या है, लेट्स एज्यूम person B
throws ball first and after B, A throws ball. मतलब पहले B फेंका फिर A फेंका, 1 by 1 कर रहा है. देन क्वेश्चन इज फाइंड वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली. ये होमवर्क है, थोड़ा कैलकुलेशन आएगा इसमें. फाइंड वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, बस 2 बार क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, है कुछ भी नहीं. ये होमवर्क है, ये कर लिए तो सब कुछ हो जाएगा. क्लियर? ओके. अब थोड़ा टाइप चेंज करते हैं. थोड़ा टाइप चेंज. एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं. एक बोट है, ठीक है, बहुत ही आसान है. मानते हैं बोट का मास 20 केजी है और इस पे एक पर्सन है, इसका मास है 60 केजी. नाउ पर्सन जंप्स. चलो, इनिशियली बोट वाज मूविंग 10 मीटर पर सेकंड, बहुत फास्ट चल रहा है. नाउ पर्सन जंप्स with velocity 20 meter per second in this direction as shown in figure. Then find velocity of boat. Then find velocity of boat after jumping of person. So person jumped with velocity 20 meters per second as shown in figure. Then find velocity of boat after jumping of person. Option A. ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड, इसलिए इसको हम पॉजिटिव मान लेते हैं. -20 मीटर पर सेकेंड +20 मीटर पर सेकेंड +5 मीटर पर सेकेंड -5 मीटर पर सेकेंड. नोट डाउन. You have to find velocity of boat after jumping of person. फटाफट. -20 +20 +5 -5 नोटा. जल्दी जल्दी कीजिए, बिल्कुल सेम टाइप का है. हो गया, कुछ भी नहीं है. बस यहां पे सोचना है, ये वेलोसिटी दिया है, इस जंप किया, सिर्फ 20 दिया, तो किसके रिस्पेक्ट में दिया है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं. मैं आपको अभी समझाया, जब अगर कुछ नहीं दिया है मतलब किसके रिस्पेक्ट में? यहाँ पे बोट के रिस्पेक्ट में. जब कुछ नहीं, मतलब किसके रिस्पेक्ट? स्टैंडर्ड लैंग्वेज आपको मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसा ही मिलता है जहां कुछ भी मेंशन नहीं आता है. और जब कुछ भी मेंशन नहीं, मतलब किसके रिस्पेक्ट में है? बोट के रिस्पेक्ट में. और बोट का कौन सा वेलोसिटी लेंगे? बिफोर जंप या आफ्टर जंप? आफ्टर जंप. इफ नथिंग इज मेंशन्ड, तो जिससे वो जंप किया है, सिर्फ वहां पे ट्रॉली था, यहाँ पे बोट है, तो बोट के रिस्पेक्ट में है. और वेलोसिटी कौन सा है? आफ्टर जंप वाला. सो यहाँ पहले वो निकाल लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ पर्सन रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना जरूरी है, तभी तो पीएफ लिख पाएंगे. दैट इज वेलोसिटी ऑफ पर्सन रिस्पेक्ट टू बोट प्लस वेलोसिटी ऑफ बोट रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. ये हम मान लेते हैं, हम उधर पॉजिटिव मानते हैं, हम पहले मानते हैं V1, आना वाला खुद नेगेटिव आएगा, बिना कुछ सोचे हम V1 उधर मान दिया. वेलोसिटी ऑफ पर्सन रिस्पेक्ट टू बोट उधर ही दिया हुआ है 20, VBG हमने V1 मान लिया. सो अब लिखते हैं PI. सब कुछ उधर जा रहा है, तो मास है 80, वेलोसिटी है 10, सो 800. PF में वेलोसिटी ऑफ बोट, अब सिर्फ बोट बचा है, उसका मान लिया V1, सो 20 V1. अब मोमेंटम ऑफ पर्सन क्या होगा? मास है 60 केजी, वेलोसिटी है 20 प्लस V1 ग्राउंड के रिस्पेक्ट में. हम सबको उधर पॉजिटिव मान के लिख रहे हैं, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए. मैं भी बोलूंगा आप उधर पॉजिटिव मान के उधर ही V1 भी मानो, आना होगा खुद नेगेटिव आएगा, कोई परेशान नहीं होना है.
गलती का स्कोप कम है, मैं ओरल सब कुछ कर रहा हूँ. So इसे 20v1 plus 1200 plus 60v1. It's 80v1 plus 1200. Now we can consider momentum of person plus boat. बिकॉज हम मान लीजिए कोई फ्रिक्शन नहीं है और इस सिस्टम में क्वेश्चन फोर्स इन्वॉल्व नहीं है. सो पी आई इक्वल टू पी एफ. सो विल राइट 800 इक्वल टू 80v1 plus 1200. So we can write minus 400 equal to 80v1. So v1 equal to minus 5. इसका मतलब है कि बोट इधर चलने लगेगा. राइट. एक बहुत फेमस क्वेश्चन है कि एक पर्सन जो है आइस मतलब लेक पूरा जो है लेक पूरा बर्फ से उसके ऊपर पूरा जो है ना बर्फ ही हो गया है, आइस का लेयर आ गया है और वहां बीच में वो फंस गया. वो बीच में फंसा हुआ है, उसके हाथ में एक बैग है. अब मानना है वहां कोई फ्रिक्शन है नहीं, आइस और पर्सन में कोई फ्रिक्शन नहीं है, उसको लेक से निकलना है. वो कैसे निकलेगा? एक पर्सन है फ्रोजन लेक के बीच में फंसा हुआ है, समाव फंस गया, कोई तुम गिरा दिया हेलीकॉप्टर से वहां ले जाके कि जा यहीं सर. उसके हाथ में एक थैला है और फंस गया है, कोई फ्रिक्शन नहीं, चल नहीं सकता, कैसे निकलेगा? होशियार हो. क्या करेगा? मन उसको इधर आना है, इधर बैग को थ्रो कर देगा. बैग को इधर थ्रो करेगा मतलब उसने बैग को मोमेंटम इधर दिया, बैग उसको इधर मोमेंटम लगाएगा, कोई फ्रिक्शन है नहीं तो इधर आ जाएगा और यहाँ बाहर आके फ्रिक्शन होगा तभी रुकेगा, तभी रुकेगा ही नहीं. मजा आ जाएगा. कोई दिक्कत नहीं, बस वैसा ही है. वो उधर जंप किया तो बोट पीछे आ गया. ठीक है. वेलोसिटी बहुत ज्यादा था तो पीछे आ गया क्योंकि इनिशियली कुछ वेलोसिटी कर रहा था. अगर ये कम होता होता जब करने के बाद भी इधर ही चलता रहता. नेक्स्ट सेम टाइप क्वेश्चन किए जा रहा है. चलो थोड़ा सा बुलेट निकालते हैं, गन फायरिंग करते हैं. वी हैव अ गन. Let's assume mass of gun plus bullet system is 5 kg. ठीक है. And mass of each bullet is 100 ग्राम. ठीक है. चलो पहले सिंपल करते हैं कि ये बुलेट गन रेस्ट में है और इससे बुलेट निकलता है. बुलेट कम्स आउट with a speed 100 meter per second. It comes out with a speed 100 meter per second. This is also called muzzle speed. और जब कुछ नहीं है मतलब किसके रिस्पेक्ट में, मैं बार बार भौंक रहा हूं, with respect to gun after firing है. Then question is find velocity of gun after firing. So bullet is fired from gun and bullet comes out with 100 meter per second. Then this is also called muzzle speed of bullet. Then find velocity of gun after firing. फटाफट. पहले वो रेस्ट में था. पहले क्या था? रेस्ट में. ऑप्शन ए. इधर पॉजिटिव फिर से हम मान रहे हैं +2 मीटर पर सेकेंड. ऑप्शन बी -2 मीटर पर सेकेंड. ऑप्शन सी 10 by 4.9 मीटर पर सेकेंड. ऑप्शन डी -10 by 4.9 मीटर पर सेकेंड. ऑप्शन ए नोटा. +2 -2 10 by 4.9 -10 by 4.9 नोटा. You have to find velocity of gun after firing. हो गया. ओके. चलो मैं करता हूँ. अब यहाँ पे फिर से सिस्टम क्या है? गन प्लस बुलेट. सरफेस स्मूथ है यार, नहीं लिख रहे हैं आप मान के चलना. सिस्टम मेरा क्या है? गन प्लस बुलेट. ओके. पीआई क्या होगा? 0 रेस्ट में था. पीएफ हम मान लेते हैं फिर से, हमको पता है पीछे का, फिर हम आगे वेलोसिटी v1 है उधर. गलती का स्कोप करना है. तब इसका मास कितना बचा? 4.9. बिकॉज टोटल मास था 5 kg, उससे 0.1 100 ग्राम निकला, 0.1 kg निकल गया. राइट. सो बचा कितना? 4.9. अब वेलोसिटी ऑफ बुलेट
विथ रिस्पेक्ट टू गन दिया हुआ है 100, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा? दैट विल बी वी गन प्लस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू, सो वेलोसिटी ऑफ गन रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कोई दिक्कत? हमने उधर V1 माना है, सो इट विल बी 0.1 इंटू 100 प्लस V1। होपफुली इसमें किसी को डाउट नहीं है। वेलोसिटी ऑफ गन रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमने V1 माना इस डायरेक्शन में, एंड वेलोसिटी ऑफ बुलेट रिस्पेक्ट टू गन इज 100। वेलोसिटी ऑफ बुलेट रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, velocity of bullet respect to ground is velocity of bullet respect to gun, that is 100, plus velocity of gun respect to ground, that is after firing V1, so हमने लिया V1, so it is 4.9 V1 plus 0.1 into 100 10 plus 0.1 V1, so it's a 5 V1 plus 10, so 0 now we use Pi equal to Pf, so 0 equal to 5 V1 plus 10, so V1 is minus 2 मीटर पर सेकेंड। V1 क्या है? -2, सही, मतलब पीछे आएगा 2 मीटर पर सेकेंड से। अगर इसी क्वेश्चन में देता, सब कुछ सेम है, हम बुलेट को लगातार फायर कर रहे हैं 100 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है? देन क्वेश्चन इज फाइंड velocity of gun after second firing, find velocity of gun after second firing। फटाफट हम बुलेट को फायर कर रहे हैं, then find velocity of gun after second firing, और हर बुलेट का मास वही है 100 ग्राम। find velocity of gun after second firing, फटाफट कीजिए फटाफट। सब गन से लगातार बुलेट निकाल रहे हैं। You have to find velocity of gun after second firing. Find velocity of gun after second firing. फटाफट कीजिए, टाइम निकलता जा रहा है। हो गया? सिंपल है यार, 1 by 1 मतलब 2 क्वेश्चन सॉल्व करने। ये 1 by 1 जो थ्रो था, यहाँ पे 1 by 1 फायरिंग है, तो आफ्टर फर्स्ट फायरिंग हम लोगों ने निकाल लिया है, उसको यूज करते हैं। नहीं तो फिर पहले वो निकालते फिर निकालते सेकेंड वाला। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? वेलोसिटी ऑफ गन आफ्टर फर्स्ट फायरिंग, वो हम निकाल चुके हैं ये, और इसका मास क्या हो गया था 4.9 kg। तो सेकेंड फायरिंग से पहले वाला केस ये है। फर्स्ट फायरिंग के बाद ये केस बचा था, दैट इज केस बिफोर सेकेंड फायरिंग। मींस सेकेंड फायरिंग के लिए पीआई क्या हो जाएगा? इट विल बी -2 into 4.9, इट्स -9.8 न्यूटन सेकेंड। Am I clear? This is initial momentum before second firing. अब सेकेंड फायरिंग में क्या होगा? फिर से बुलेट निकलेगा, एंड बुलेट निकलेगा किस स्पीड से? 100 मीटर पर सेकेंड से फिर से निकला। सो लिखते हैं फिर से पीएफ। अब मान लेते हैं कि आफ्टर सेकेंड फायरिंग वेलोसिटी बिकम्स v2 इन दिस डायरेक्शन। हमको पता ही जाएगा, फिर हम इधर मानते हैं कि साइन में गलती ना हो। So now velocity of bullet with respect to ground,
दैट विल बी इक्वल टू 100 प्लस V2 विदाउट एनी कंफ्यूजन हो ही रहा है, हम साइन ठीक से अगर रखेंगे तो इधर V2 मान लिया। ओके, सो नाउ लेट्स राइट PF। मास ऑफ गन अब कितना बच जाएगा, 4.9 से 0.1 निकल जाएगा, 4.8 इंटू V2 प्लस 0.1 100 प्लस V2 that will be equal to 4.9 V2 plus 10. Now we'll use PI equal to PF. So PI is minus 9.8 equal to 4.9 V2 plus 10. So 4.9 V2 equal to minus 19.8. So V2 equal to minus 19.8 by 4.9. अब देखो क्वेश्चन कितना छोटा छोटा कैलकुलेशन है कि विदाउट, मैं आपको देखो मैं हर क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ बिना पेन उठाए। अब भाई डाटा हम यहीं पे कुछ ले रहे हैं, लाइव क्लास होता तो हम तुमको बोल डाटा तो हम सॉल्व करते, मसला में आंसर याद करके आए, इतना कोई याद कर सकता है क्या? कोई डाउट नहीं? सो नेक्स्ट तो क्वेश्चन बस चेक कर लेना है, बस हीरो बन के बोल रहे हैं। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है, कैलकुलेशन की जिम्मेवारी आपकी, कैमरा की। एक और करें क्या? एक और कर लेते हैं, चलो एक और कर लेते हैं। एक ट्रॉली माउंटेड गन है, पूरा मस्त टैंक टाइप है, फिक्सलेस सरफेस है, इस पे गन माउंटेड है और ऑटोमेटिक फायरिंग हो रहा है, ठीक है। पूरे ट्रॉली प्लस गन, इस पूरे सिस्टम का मास है, लेट्स एज्यूम 50 kg। पूरे सिस्टम का ट्रॉली प्लस गन प्लस बुलेट सब मिला कितना है, 50 kg एंड मास ऑफ ईच बुलेट इज, बड़ा सा गोला है 500 ग्राम। अब मजा आ गया, ठीक है। और वो फायर हो रहा है, लेट्स एज्यूम वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो पहले पूरा ट्रॉली मतलब पूरा जो सिस्टम था इट वाज वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। बिफोर फायरिंग होल गन माउंटेड ट्रॉली was moving velocity 10 meter per second. Now if bullet is fired velocity 20 meter per second, then question is find velocity of trolley after firing of bullet. Question clear? We have gun mounted trolley having total mass 50 kg. It is moving with velocity 10 meter per second. Now bullet of mass 500 gram is fired with velocity 20 meter per second. Then find velocity of trolley after firing of bullet. ये आपको लैंग्वेज में क्वेश्चन रहेगा, फटाफट कीजिए। A 10 meter per second, B 490 by 50 meter per second, C 490 by 49.5 meter per second, D नोट। फटाफट फटाफट हो गया। फिर से मारते हैं, चेक करके बोर हो गया, आपको हम इतना क्वेश्चन करवा दिए कि अब आपको याद हो गया होगा। हमारे आफ्टर फायरिंग velocity of trolley becomes v1। ओके, अब पर लिख लेते हैं PI। व्हाट इज PI? क्या कर रहे हैं पूरे क्लास में, बस क्वेश्चन किए जा रहे हैं कि टाइप का, कहाँ गया वो पेन। PI क्या है बोलो? टोटल मास 50 दिया हुआ सब मिलाकर, ये 10 बन सके। PF वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली हमने मान लिया v1। अब इसका मास क्या हो गया भाई? 49.5। 50 kg में 0.5 kg निकल गया, सो 49.5 प्लस। अब वेलोसिटी ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या होगा? मास है 0.5 और ट्रॉली के रिस्पेक्ट में जब कुछ नहीं है और वो आफ्टर फाइव वाला लेना है, बोल के मैं भी थक गया हूँ। 49.5 प्लस 0.5 50 v1 प्लस 10। So now we'll use PI equal to PF,
we'll get V1 equal to 490 by 50 meter per second. It's a 49.5, 9.8. क्लियर? सो बहुत कर लिए, टाइम बचा हुआ है क्या? नेक्स्ट टाइप में जाते हैं। बहुत ट्रॉली, गन, बोट सब कुछ कर लिए, अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप में। ठीक है, ओके। आते हैं वेज प्रॉब्लम। इसको शुरुआत करते हैं, अगली क्लास में थोड़ा बहुत करेंगे, आज शुरू कर देते हैं। वेज प्रॉब्लम। सब मतलब बिल्कुल सेम टाइप का कुछ कर रहा है। इसको करने से पहले आपको हम एक थ्योरी बता देते हैं। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज K of each particle, right? So on. So K of system is K of each particle. अब यहां पे स्पीड है हाफ एम बी स्क्वायर, दिस स्पीड इज फ्रेम डिपेंडेंट। सो एक ही आपको हम दिखा चुके हैं पावर एनर्जी में, एक ही ऑब्जेक्ट का की ग्राउंड फ्रेम से अलग होगा और दूसरे फ्रेम से कुछ अलग होगा। ये सब फ्रेम डिपेंडेंट हम लोग पावर एनर्जी में किए हैं। सो ये अगर हम ग्राउंड फ्रेम में सबका स्पीड V1 V2 V2 V3 है तो ये ग्राउंड फ्रेम में। अब अगर हमारे पास दो पार्टिकल सिस्टम है, टू पार्टिकल सिस्टम हैविंग मास m1 एंड m2, इसका मानते हैं वेलोसिटी V1 है ग्राउंड फ्रेम में, इसका कुछ मान लेते हैं V2 है, तो इसका K इन ग्राउंड फ्रेम क्या होगा? हाफ m1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 V2 स्क्वायर। इसका K इसके सेंटर ऑफ मास फ्रेम में क्या होगा? दैट विल बी इक्वल टू हाफ m1 m2 बाय m1 प्लस m2 दिस स्क्वायर। ये आपको प्रूव करना है। प्रूव इट। सिंपल। BCM निकालो, फिर इसका स्पीड निकालना, इसका स्पीड निकालना, फिर K को ऐड कर देना, वही तो होता है। अगर हमको इसका K लिखना सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, पहले क्या निकालेंगे? VCM। अब उसके रिस्पेक्ट में इसका और इसका स्पीड निकाल लो। जब वो निकल जाएगा तो K इज हाफ m1 दैट स्पीड स्क्वायर प्लस हाफ m2 सेकेंड का स्पीड स्क्वायर। ये प्रूव करना, ये होमवर्क है। इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं K center of mass frame is half mu v relative square, and now we know relative velocity is frame independent। हमें पता है VAB इक्वल टू VA माइनस VB। अब यहाँ पे ग्राउंड लगा दो, सेंटर ऑफ मास लगा दो, कुछ भी लगा दो, VAC माइनस VBC, VAG माइनस VBG, सब कुछ सेम होता है। ये आपको हम बता चुके हैं रिलेटिव वेलोसिटी में। दिस रिलेटिव फ्रेम इंडिपेंडेंट। सो अगर हमारा ग्राउंड फ्रेम में K ये है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में K ये होगा, ये फॉर्मूला बहुत अप्लीकेबल होगा, बहुत आपको हेल्प करेगा जब टू पार्टिकल सिस्टम हो और दोनों का लाइन ऑफ मोशन सेम हो। मतलब एक ही लाइन पे मूव कराओ, एक मान इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, एक इधर एक अब सामने आ रहा है। अगर एक इधर जा रहा है, इधर जा रहा है तो इससे बहुत फायदा नहीं होगा। बट अगर सेम लाइन पे मूव कर रहा हो दोनों, ये आपके क्वेश्चन को बहुत छोटा करेगा। यहाँ पे म्यू क्या होता है? म्यू इज रिड्यूस्ड मास। मतलब दो पार्टिकल सिस्टम का रिड्यूस्ड मास है m1 m2 बाय m1 प्लस m2। इसको हम यूज करेंगे या प्रूव करना है, होमवर्क है। इफ यू हैव टू पार्टिकल सिस्टम दैट्स काइनेटिक एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम इज हाफ म्यू v रिलेटिव स्क्वायर। एक सिंपल क्वेश्चन देते हैं। Simple question. We have two particle system having mass is 6 kg and 3 kg. एक इधर जा रहा है 8 मीटर पर सेकेंड से और एक इधर आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। पहला है फाइंड इट्स K, ये सब ग्राउंड फ्रेम में दिया हुआ है। फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी इन ग्राउंड फ्रेम। फाइंड इट्स K इन ग्राउंड फ्रेम।
So you have to find kinetic energy of system of whole system. Have two particle system it containing two particles A and B. Their velocity and masses are given. Then you have to find kinetic energy in ground frame. हो गया, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं, बच्चों वाला क्वेश्चन है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगा, दोनों का के ऐड कर देना। हाफ इंटू मास इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ इंटू मास इंटू वी स्क्वायर 3 इंटू 64 192 प्लस 6 इट्स 198 जूल। निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब इसी क्वेश्चन में बोलता फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। ऑप्शन सेम रहा, यू हैव टू फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। अब सीओएम फ्रेम में इस सिस्टम का के निकालना है। हो गया, के का फॉर्मूला क्या था, half mu v relative square. So mu is m1 m2 by m1 plus m2. 6 into 3 by 9. It's a 2 kg. V relative. It's a frame independent. आपको भी दिखा है. So ground frame relative velocity क्या है? 10 मीटर per second. तो center of mass frame में v relative वही रहेगा. So it is 10 मीटर per second. So k in center of mass frame will be half into 2 into 10 square. सो आपको ये ध्यान रखना है, फॉर्मूला ये बहुत काम आएगा जब बॉडी एक ही लाइन में मूव कर रहा है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं। चलो मानते हैं हमारे पास एक वेज है, it is kept on a smooth surface. वेज का मास है 6 kg और एक ब्लॉक है उसका मास है 3 kg। ठीक है, लेट्स assume its height is 30 मीटर, जी है 10 मीटर पर स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन है ए ब्लॉक इज ड्रॉप्ड फ्रॉम दिस पोजीशन, ब्लॉक हैज बीन ड्रॉप्ड, देन फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक व्हेन इट लीव्स कांटेक्ट विद द वेज। यहां पे इसका v क्या होगा, ब्लॉक हैज बीन ड्रॉप्ड from top of wedge, then find velocity of block when it leaves contact with wedge। ये स्मूथ सरफेस है। ठीक है, ओके, हर जगह कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, सब सरफेस स्मूथ है, ऑल सरफेस आर स्मूथ, ऑल सरफेसेज आर स्मूथ। ओके, क्या होगा हम कर देते हैं, हम लोग पढ़े अगर हाइट ऐसे छोड़े तो v इक्वल टू √2gh, राइट। सो दैट विल बी √2, g is 10, height is 30, it is √600 मीटर पर सेकंड। नहीं, ये तो पढ़े एच हाइट से छोड़े हैं, अरे ये नेग्लिजिबल है, ये नेग्लिजिबल है, मानते यहाँ से यहाँ 30 है। ठीक है, यही लिख लो, खुश। ओके, नेग्लिजिबल है। सो इट्स √600,
ये सही है गलत? गलत। अब बोले सर आप ही तो पढ़ाए थे। ये कब पढ़ाए थे? अभी हम वोकेशन थ्योरम पढ़े थे, ये कब पढ़ाए थे कि माइनस डेल यू इक्वल टू डेल्टा के, अगर हम इस ब्लॉक का लिखेंगे नीचे आएगा पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा, सो डेल्टा यू नेगेटिव है, माइनस ये प्लस हो जाएगा mgh। मेरा सिस्टम क्या है? ब्लॉक प्लस अर्थ, अर्थ हमेशा साइलेंट में बोल रहा हूँ, और डेल्टा के फाइनल माइनस के इनिशियल, और यहाँ से भी रूट 2 दिया जाएगा। बट ये कब वैलिड है? वर्क नहीं थोड़ा मेरा ये था, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स माइनस डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा के, ये था। सो माइनस डेल यू इक्वल टू डेल के कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन देयर इज नो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। प्लस यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स कौन है? एक mg तो सिस्टम का पार्ट हो गया, एक नॉर्मल का वर्क डन 0 है, तो ठीक है कर सकते हैं। बट यहीं पे आप गलती करते हो, उस ब्लॉक पे वर्क डन बाय नॉर्मल 0 है क्या? वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन ब्लॉक 0 है क्या? वर्क डन बाय नॉर्मल 0 कब होगा? जब नॉर्मल और इसका वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो, तभी ना। मतलब अगर मान लिया ब्लॉक ऐसे इसके लॉन्ग मूव कर रहा है, अगर मान लिया ब्लॉक का वेलोसिटी इधर है और नॉर्मल इधर है, तो इस केस में परपेंडिकुलर है, सो वर्क डन बाय नॉर्मल 0 होगा। बट आप इस चीज को समझो कि जब ये सरफेस स्मूथ है, जब फॉर एग्जांपल मान लो ब्लॉक यहां पे है, हम इसको कंसीडर कर रहे हैं, जो कर्वेचर उस पार्ट को हम जूम किए हैं, और मान लो ब्लॉक अभी यहां पे है, मान लेते हैं। सो नॉर्मल को इधर पुश करेगा, सो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ये ब्लॉक भी वेज को इधर पुश करेगा। तो वेज पे फोर्स अगर देखेंगे, अगर मेरा वेज है, सिर्फ वेज लेते हैं, इस वेज पे इधर जब एक फोर्स लगा, इस फोर्स का 2 कंपोनेंट है, इधर और इधर, तो वेज पे इधर जो फोर्स लग रहा है उसको रोकने वाला कोई नहीं है, सरफेस फ्रिक्शनलेस है, मतलब वेज चलेगा। ये वेज रुका रहेगा, चलेगा? चलेगा। एक लॉजिक ये है डायनामिक्स से कि जब ये इस कर्व पे है तो इस ब्लॉक पे नॉर्मल लगा इसके परपेंडिकुलर, सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ये ब्लॉक वेज को इधर पुश करेगा, उसका एक कंपोनेंट है मेरी तरफ, इसे कारण ये वेज मूव करेगा, पीछे मूव जाएगा। एक लॉजिक वेज मूव करेगा। दूसरा लॉजिक, अगर मेरा सिस्टम है ब्लॉक प्लस वेज, सिस्टम क्या है? ब्लॉक प्लस वेज, ये हमारा सिस्टम है। तो इस सिस्टम पर नेट फोर्स इन एक्स क्या है? वाई की बात हम नहीं कर रहे हैं, एक्स क्या है? 0। क्यों? क्योंकि नॉर्मल तो इंटरनल फोर्स हो गया, वो आपस में कैंसिल करेगा, जितना नॉर्मल लगाएगा ब्लॉक वेज पे उतने वेज लगाएगा ब्लॉक पे, तो दे आर इक्वल एंड अपोजिट, तो उसका नेट 0 हो जाएगा। इस सिस्टम के लिए इंटरनल फोर्स हो गया, और कोई एक्स में फोर्स है नहीं, यहाँ पे भी नॉर्मल लगेगा, परपेंडिकुलर लगेगा। तो इस सिस्टम पे अगर नेट फोर्स एक्स में 0 है तो इसका मोमेंटम इन एक्स कंजर्व करेगा। किसका? वेज प्लस ब्लॉक सिस्टम का। क्यों? क्योंकि वेज प्लस ब्लॉक सिस्टम पे एक्स में कोई नेट फोर्स नहीं है, ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। सो अब भी मोमेंटम इन एक्स क्या है? 0। ये भी रेस्ट में, ये भी रेस्ट में। जब ये यहां पे आएगा तो इसका मोमेंटम हो जाएगा 3 × 3 प्लस वेज का भी कुछ होगा 6 × v1। तो यहाँ से क्लियर कट दिख रहा है कि 0 = 3, इसका v तो 0 है नहीं, तो v1 भी कुछ होगा, इनफैक्ट v1 कुछ इधर होगा, तब ये नेट 0 होगा। मतलब वेज मूव करेगा। अगर वेज मूव करेगा इस केस में कोई दिक्कत? सो अगर हम v1 को इधर मानेंगे, अगर तो हमने v1 को इधर मान लिया, वो इधर मूव किया, तो अपने आप ही नेगेटिव आएगा, कोई दिक्कत नहीं। सो वेज मूव करेगा। यहां तक कोई डाउट नहीं? ओके। अब जब वेज मूव कर रहा है, फिर से आते हैं, इसको मिटाते हैं, आप छाप लियो। जब वेज मूव कर रहा है, सो हमने आपको बताया था वेज कांस्टेंट में कि कांस्टेंट क्या है कि ब्लॉक इसके अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकता। हमारा कांस्टेंट है
कि ये ब्लॉक इधर नहीं आ सकता है, मीन्स वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज इधर होता है। ये आपको हम बताए थे वेज कांस्टेंट में। और इस केस में अगर हम टेक्निकली देखें, वेलोसिटी ऑफ वेज रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इधर है, वेज पीछे आएगा, नहीं दिख रहा है ना, v1 नेगेटिव हो जाएगा, मतलब वेज पीछे आएगा। सो रियल में ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ब्लॉक का वेलोसिटी कुछ इधर है। अब ये वेलोसिटी और ये नॉर्मल परपेंडिकुलर है क्या? नॉर्मल मेरा ऐसे लग रहा है ब्लॉक पे, और ब्लॉक का वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इधर आ गया। सो अब ये दोनों परपेंडिकुलर नहीं है। समझ में नहीं आया? अरे समझे या नहीं? मैं फिर से समझा रहा हूं। वर्क डन बाय नॉर्मल कब जीरो था? जब ब्लॉक वेलोसिटी और फोर्स परपेंडिकुलर था। चलो यहाँ ऐसा करते हैं, v1 मानते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और यहाँ माइनस कर देते हैं, हम उधर पॉजिटिव मानेंगे, ठीक है। सो हमें पता है वेज चल रहा है। अगर हम देखेंगे ब्लॉक को, सो ये हमारा कर्व पार्ट है, ठीक है। सो मेरा वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज इधर होता है। आपको हम बता चुके हैं कि अगर वेज रुका होता तो ये वेज के अलोंग चलता। ये वेज का हम लोग पढ़ चुके हैं। और अभी वेज रुका हुआ नहीं है, तो वेलोसिटी ऑफ वेज रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इधर है। सो रियल में ब्लॉक का वेलोसिटी कुछ इधर है, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और जो मेरा नॉर्मल फोर्स है वो इसके परपेंडिकुलर है, इस टेंजेंट के, इससे एंगल 90 है। तो अब ये नॉर्मल और इस वेलोसिटी में कुछ एंगल आ गया थीटा, मतलब वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन दिस ब्लॉक इज नॉन जीरो। वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन ब्लॉक इज नॉट इक्वल टू जीरो। Am I clear? Because अब जो ब्लॉक का वेलोसिटी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, उसके और नॉर्मल के बीच में एंगल 90 नहीं है। सो जब वर्क डन बाय नॉर्मल नॉन जीरो है, सो मेरा वॉकरनली थ्योरम का इक्वेशन ये होगा ब्लॉक के लिए, फॉर ब्लॉक। और अब इसमें ये जीरो नहीं है, ये नॉन जीरो है, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। सो अब ये अप्लाई नहीं कर सकते भाई। अब ये निकालने तो परेशानी हो जाएगा, हमको वर्क डन बाय नॉर्मल निकालना है, मैं हर जगह इसके बीच का एंगल निकालो, पसीना छूट जाएगा। तो कुछ तो उपाय ढूंढना पड़ेगा। क्या करें क्या करें क्या करें? एक काम करते हैं, ब्लॉक प्लस वेज को सिस्टम लेते हैं। ओके, ब्लॉक प्लस वेज को हम सिस्टम ये मिटाएं। सो हमने सिर्फ देख लिया, सिर्फ ब्लॉक पे वर्क डन बाय नॉर्मल जीरो नहीं है, सो वी कांट यूज v इक्वल टू रूट 2gh। अब सिस्टम मेरा ब्लॉक प्लस वेज। ओके, अब देखते हैं इस ब्लॉक प्लस वेज सिस्टम पे वर्क डन बाय नॉर्मल क्या होगा। सो वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन ब्लॉक क्या होगा? नॉर्मल का डायरेक्शन होगा एन फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हम सबको ग्राउंड फ्रेम में देख रहे हैं। दैट विल बी इक्वल टू, हम पावर लिख सकते हैं। पावर अगर जीरो तो बाउंडर में जीरो होगा, तो हम पावर लिखते हैं, पावर ऑफ नॉर्मल ऑन ब्लॉक। एन डॉट पी डॉट भी होता है, पी का एफ डॉट भी, सो एन डॉट वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। It can be written as n dot VBGH VBW plus VWG। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? अब निकालते हैं पावर ऑफ नॉर्मल ऑन वेज। अगर हमने लिखा है कि ब्लॉक पे लग रहा है n, तो वेज पे लगेगा माइनस n, डॉक्टर फॉर्म में माइनस n डॉट वेलोसिटी ऑफ वेज रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, p डॉट b यहां पे वेज का। अरे अगर हमने लिखा है ब्लॉक पे लग रहा है n, तो वेज पे क्या लगेगा? माइनस n। अगर ये f वेक्टर है तो क्या होगा? ये माइनस n वेक्टर होगा इसके रिस्पेक्ट में। कोई दिक्कत नहीं? यहां तक कोई डाउट है क्या? नहीं? Okay. So now, what is
पावर ऑफ नॉर्मल ऑन वेज प्लस ब्लॉक सिस्टम। पावर ऑफ नॉर्मल ऑन वेज प्लस ब्लॉक सिस्टम 1+2। हमको पावर नंबर ब्लॉक पे मालूम है, वेज टेबल दोनों को ऐड कर देते हैं, स्केलर है सिंपली ऐड कर सकते हैं, सो ऐड करते हैं। सो दैट विल बी एन डॉट पावर है, मोमेंटम नहीं है, एन डॉट VBW प्लस एन डॉट VWG माइनस एन डॉट VWG। कोई दिक्कत इसमें? किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं? पक्का? ओके, ये कैंसल। ये क्या हो गया? कैंसल कैंसल कैंसल, ये कैंसल हो गया। ओके ठीक है। देखो यहां तक किसी को डाउट है? सब कुछ दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, और टाइम भी बहुत हो रहा है। ओके जल्दी करते हैं। सो ये कैंसिल हो गया, तो अब ये बचा। अब बताओ एन डॉट VBW क्या होगा? VBW इधर है along द वेज, नॉर्मल के परपेंडिकुलर है, तो ये तो 0 होगा, बिकॉज एंगल एन डॉट VBW इज 0। एन डॉट VBW equal to 0 because angle between N and VBW is 90। ये एंगल 90 है। मतलब अगर हम वेज प्लस ब्लॉक सिस्टम लें, इन दैट केस वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स ऑन दिस सिस्टम विल बी 0। Means work done by normal on wedge plus block system is 0। सिर्फ ब्लॉक पे 0 नहीं है, बट सिर्फ वेज पे 0 नहीं है, बट वेज प्लस ब्लॉक पे वर्क डन नॉर्मल क्या है? 0 है। सो अगर सिस्टम मेरा ब्लॉक प्लस वेज है, तो उसके लिए हम वर्क एनर्जी थ्योरम लिखते हैं। Now our system is wedge plus block. So if we write work energy theorem, we'll write work done by external force minus delta U equal to delta V। So यहाँ पे external force सिर्फ ये नॉर्मल है, उसका वर्क डन तो 0 है। So now for that system we can write this minus delta U equal to delta K। इसका बीच का नॉर्मल था, उसका वर्क डन 0 हम देख चुके हैं, राइट? ओके। आप बोलोगे कि सर आप इतना क्यों कर रहे थे? आप सीधे बोलते वर्क डन इंटरनल फोर्स 0 होता है। अरे वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स 0 कब होता है? जब मेरा सिस्टम रिजिड हो, रिजिड सिस्टम नहीं है, तो इसका डिस्टेंस चेंज कर रहा है। इसलिए मैं आपको प्रूव किया कि यहाँ पे इंटरनल फोर्स का वर्क डन 0 है। सो इंटरनल फोर्स का वर्क डन 0, एक्सटर्नल का भी 0, सिर्फ बचा क्या? माइनस डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा के। रियल में मेरा क्या था? इक्वेशन ये था, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स माइनस डेल्टा यू प्लस वर्क डन बाय इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू डेल्टा के। ये 0 है, क्यों? क्योंकि एक ही एक्सटर्नल फोर्स है नॉर्मल, उसका वर्क डन 0 है, बिकॉज वो जिसके परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। माइनस डेल्टा यू सिस्टम का मेरा अर्थ सिस्टम का पार्ट है, तो ये है। अब यहाँ पे इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है? ये वाला नॉर्मल, इसके बीच का नॉर्मल, वो मैंने प्रूफ कर दिया 0। सो ये बचा। अब होपफुली क्लियर होगा। सो वी कैन यूज दिस फॉर वेज प्लस ब्लॉक। मजा आ गया, मजा आ गया। अब मेरा सिस्टम है वेज प्लस ब्लॉक, तो वेज प्लस ब्लॉक में अगर लिखते हैं तो इसका यू तो चेंज किया नहीं, बिकॉज ये एक्स में मूव कर रहा है। इसका यू नीचे आया, डेल्टा यू निगेटिव, सो माई डेल्टा यू पॉजिटिव, MGH M3G10 30 into 30 900। अब डेल्टा के में दोनों का लेंगे, सो के ऑफ दैट इज इक्वल टू डेल्टा के ऑफ ब्लॉक प्लस डेल्टा के ऑफ वेज। सो 900 इक्वल टू डेल्टा के ऑफ ब्लॉक, तो के फाइनल ऑफ ब्लॉक दैट इज हाफ MB स्क्वायर, सो हाफ इंटू 3 इंटू V स्क्वायर। इनिशियल तो 0 था, मैं सब समझाएगा कुछ ना कुछ कर रहा हूँ। इसका
which का हाफ इंटू 6 इंटू v1 स्क्वायर, निश्चय 0 था। सो वी कैन राइट 900 इक्वल टू, इधर ले आते हैं, 800 इक्वल टू 1800 इक्वल टू 3v स्क्वायर प्लस 6v1 स्क्वायर। अब दो अननोन है v1 एंड v, तो एक इक्वेशन तो अभी आया था मोमेंटम कंजर्वेशन से, वहां से क्या आया था, मेरा इक्वेशन 1 था, वो था 3v इक्वल टू 6v1, ये इक्वेशन 1 था। नाउ यू हैव टू अननोन एंड टू इक्वेशन, यू कैन सॉल्व इट। यहां से क्या निकलेगा, v इक्वल टू 2v1, अब इसको पुट करना, तुमको v1 मिल जाएगा, v भी मिल जाएगा। ये आप सॉल्व करो, होमवर्क की कुछ है नहीं, कोई डाउट नहीं, बस देखना वैल्यू सब कुछ ठीक से पुट किए, लग रहा है ठीक से पुट किए हैं सर। ये सब थ्योरी था, क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट आप पहले हो गए, पी आई इक्वल टू पी एफ माइनस डेल्टा इक्वल डेल्टा टी। इतना तो आप सोचते नहीं हो सर, इतना कुछ भी होता है तो पता ही नहीं था, सॉल्व तो कर देते थे। मैक्सिमम लोग यही करते हैं, क्वेश्चन तो सॉल्व कर देते हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं अगर आपको ये पता रहेगा तो न्यू क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। आपके दिमाग में आना चाहिए कि हम रूट 2 यहाँ पे क्यों नहीं कर रहे हैं, यहाँ ऑर्डर में नॉर्मल जीरो कैसे हो गया दोनों सिस्टम को लेकर लेने पे, यहाँ तो सिस्टम रिजिड नहीं है फिर भी इंटरनल फोर्स का ऑर्डर जीरो क्यों हो रहा है, ये सब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए। क्वेश्चन दिमाग में आना शुरू हो जाएगा, फिजिक्स सीख गए। जब तक दिमाग में क्वेश्चन नहीं आ रहा, फिजिक्स सीखने रहे हो, फिजिक्स को याद कर लो। जब फिजिक्स सीख गए तो क्वेश्चन कुछ ही जगह आप बना लोगे। मैथ्स हो सकता नहीं बनेगा, फिजिक्स तो बन ही जाएगा। आगे हो सकता है कुछ मैथ्स सोचना पड़ेगा, वो नहीं हो रहा है हमसे सॉल्व, बट फिजिक्स तो बनना चाहिए। क्लियर, कोई डाउट? सो अब क्वेश्चन में करना तो सिंपल, पी आई इक्वल टू पी एफ माइनस डेल्टा डेल्टा के, हर क्वेश्चन में हम भी करते जाएंगे यहीं पे। तभी मैं आपको समझाने के इतना किया, अगले क्लास में क्वेश्चन करेंगे, सिंपली अप्लाई करेंगे। तो आपको सब कुछ अच्छे से रिवाइज अगले क्लास में आना है। इसको कंप्लीट करके हम लोग करेंगे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, ठीक है। वो और मज़ेदार है, थोड़ा कन्फ्यूजन होगा बट बहुत मज़ेदार, अगर समझ गए तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। यहीं पे एंड करते हैं, ओके बाय बाय।